Hello everyone. Today we will study a very important topic which is asked in almost every teaching exam. Okay, and this is going to be useful for the students who are doing B.Ed also. So let's start today's session, that is types of assessment. What are the different types of assessment? There are basically three different types of assessment: diagnostic, formative and summative. What do you mean by the word diagnostic? Yes, diagnostic का मतलब क्या होता है? जब हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है वो डायग्नोसिस करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि है ना क्या प्रॉब्लम है. सो सेम अप्लाइज इन टीचिंग एज वेल. यहाँ भी हम ये पता लगाते हैं कि स्टूडेंट के प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं. ओके, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज डन बिफोर द टीचिंग. ओके, आप पहले जानोगे कि क्या प्रॉब्लम है, देन ओनली यू विल प्लान योर टीचिंग अकॉर्डिंगली. सेकेंड इज फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होती है? दिस इज डन ड्यूरिंग द क्लास. ओके, व्हेन द टीचर इज टीचिंग. थर्ड इज समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट कब होती है? एट द एंड ऑफ द सेशन. दिस मच यू कैन रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो यहाँ पे आप याद रख सकते हो डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है ये बिफोर द लर्निंग होती है. ओके, एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग द लर्निंग होती है. और फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही हम फॉर द लर्निंग भी कहते हैं. डायग्नोस्टिक को भी फॉर द लर्निंग कहते हैं. फॉर द लर्निंग क्यों? क्योंकि आप फॉर्मेटिव में क्या होता है, आप लर्न करते करते सीखते हो, है ना. अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, आप इन सब को ओवरकम करते हो. तो ये लर्निंग के दौरान होती है, इसीलिए यहाँ पे फॉर है. ठीक है. सेकेंड इज ऑफ लर्निंग. ऑफ लर्निंग में आप क्या याद रख सकते हो? समेटिव. सो समेटिव इज व्हाट? ऑफ लर्निंग. मतलब कि आपने जो लर्निंग कर ली, एंड में तो आप पता लगाओगे ना कि हाँ हमने क्या अचीव किया है, आपके ग्रेड्स कितने आए हैं. ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा. बट फॉर द टाइम बीइंग रिमेंबर, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक ये दोनों ही फॉर द लर्निंग है. ठीक है, और जो समेटिव है ये ऑफ द लर्निंग है. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर द लर्निंग किसे कहा जाता है, फॉर लर्निंग क्या होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट उसका आंसर होगा. और अगर ऑफ लर्निंग आया तो उसका आंसर होगा समेटिव असेसमेंट. ठीक है, और ये समेटिव देखो ये आफ्टर द लर्निंग होती है, जब आप लर्न कर चुके हो सब कुछ. ये बिफोर होती है डायग्नोस्टिक, और ये जो फॉर्मेटिव है ये ड्यूरिंग है. ठीक है, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था बिफोर, ड्यूरिंग, और आप इसको एंड भी बोल सकते हो, आफ्टर भी बोल सकते हो. ओके, now let's discuss this one by one in order to gain more clarity. See, the first is diagnostic. ठीक है, when we think about educational measurements, each assessment is designed for a specific time and purpose. है ना, एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, पर्टिकुलर उसका कुछ पर्पस भी होता है, क्योंकि टीचर के ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो टीचर क्या चाहेगा कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. लेकिन पहले पता तो हो कि स्टूडेंट्स को कितना नॉलेज है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना. ठीक है, और ये कब होती है? बिफोर द लर्निंग होती है. तो द रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज द प्रॉब्लम एरियाज टू फोकस ऑन ड्यूरिंग द टीचिंग टू कम. ठीक है, जो आप में जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स में आप आइडेंटिफाई करोगे, आप उसको क्या करोगे, आप उसको ओवरकम करोगे, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना टीचिंग मेथड सब कुछ सिलेक्ट करोगे. सेकेंड इज फॉर्मेटिव. फॉर्मेटिव में क्या होता है? व्हेन असेसमेंट हैपन्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड फॉर्मेटिव. ओके, दिस इज द की वर्ड, ड्यूरिंग. ओके, बिकॉज द रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड टू इन्फॉर्म what to do next for the individuals or group of students as learning is occurring. लर्निंग इज अकरिंग मीन्स क्लास में अभी टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जब टीचर स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्वेश्चंस पुट अप करता है, प्रोबिंग करता है. यस, प्रोबिंग मीन्स व्हाट? टू गिव हिंट. और स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आंसर करते हैं. तो जब ये डिस्कशंस होते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. बोथ डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव आर टाइप्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग.
जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, फॉर लर्निंग मीन्स लर्निंग के लिए, आप सीख रहे हो, तो डायग्नोस्टिक हो या फॉर्मेटिव हो, ये दोनों ही किसका पार्ट है, फॉर लर्निंग का। ओके, फॉर लर्निंग। और अगर समेटिव पूछा जाए, सिर्फ समेटिव पूछा जाए, तो दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप यहाँ पे एंड रिजल्ट पे फोकस करते हो ना, कि एंड में आपने क्या अचीव कर लिया। यस, और टीचर के लिए भी हेल्पफुल होता है, टीचर को भी पता चलता है कि हाँ मैं वो ऑब्जेक्टिव्स ओवरकम कर पाया या नहीं। ठीक है, व्हेन सी समेटिव में क्या है, व्हेन असेसमेंट्स हैपन आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। ठीक है, आफ्टर मतलब एंड में, लर्निंग हो चुकी है, उसके बाद जब आप उसको असेस करते हो थ्रू डिफरेंट अचीवमेंट टेस्ट्स या स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं समेटिव। These are called summative because the results are a summation of learning. What do you mean by summation? Summation मतलब क्या होता है, एडिशन, है ना, जब हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी जब जितनी भी आपने लर्निंग की है, जब हम उसका पूरा एंड रिजल्ट निकालते हैं कि स्टूडेंट ग्रेड्स दिए जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली आपको ग्रेड्स मिलते हैं या परसेंटेज होती है, तो वहाँ से फिर आपको नेक्स्ट क्लास में क्या कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, so results are a summation of learning that has occurred. Let's move ahead. Diagnostic assessment. A diagnostic assessment is a type of pre-evaluation, ठीक है, pre-evaluation that allows the teacher to discover how much knowledge a student has on the subject matter. मतलब कि यहाँ पे प्रायर नॉलेज चेक की जाती है कि स्टूडेंट को ऑलरेडी कितना पता है, उसके क्या स्ट्रेंथ है, उसके क्या वीकनेस है, और इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, ओवरकम करना है। किस लिए, ताकि लर्निंग बेटर हो सके। इन अदर वर्ड्स इट इज़ यूज टू गेज। गेज मतलब क्या होता है, जैसे नापना बोलते हैं, है ना, आइडेंटिफाई करना कि हाँ स्टूडेंट का लेवल क्या है। गेज द लेवल ऑफ अ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड टू डिस्कवर एनी लर्निंग गैप्स दे माइट हैव, मतलब कि उनके लर्निंग में कहाँ गैप है, कहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अगर टीचर को पहले से पता होगी तो द टीचर विल बी एबल टू प्लान द लेसन बेटर, है ना। उस अकॉर्डिंग ही टीचर प्लान करेगा कि हाँ इस बच्चे को यहाँ पे कमी है, इस बच्चे के ये गैप्स हैं, यहाँ पे फोकस करना है, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। और फिर ये एक बार अगर प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई, उसके बाद टीचर क्लास में रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशंस के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, ठीक है, क्या करता है टीचर, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन, या जब आपके जैसे मिड टर्म टेस्ट्स होते हैं या एनुअल एग्जाम होते हैं, वो फिर आपके समेटिव में आते हैं। बट डायग्नोस्टिक इज कंसर्न विद बिफोर द लर्निंग, जस्ट स्टूडेंट का लेवल चेक करना कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उन्हें कितना नॉलेज है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। दे हैपन एट द बिगिनिंग ऑफ अ लर्निंग। ओके, शुरू में होता है ये beginning of a learning experience, that is a unit, lesson, quarter or a period of time. अब फीचर्स देख लेते हैं इसके, फीचर्स ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। टू डिस्क्राइब एन असेसमेंट एज डायग्नोस्टिक, इट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट मस्ट हैपन एट द बिगिनिंग ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस सच एज अ न्यू सेमेस्टर और अ लेसन यूनिट, ठीक है, बिगिनिंग में होती है। इट शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग अ स्टूडेंट्स करेंट नॉलेज बेस, कि स्टूडेंट का करेंट नॉलेज बेस क्या है, उसको कितना ऑलरेडी पता है। अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट मस्ट आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। इट मस्ट बी नॉन ग्रेडेड, क्योंकि ग्रेड्स तो हम यहाँ पे नहीं देते हैं। ग्रेड्स कहाँ पे दिए जाते हैं? यस, यू आर राइट, ग्रेड्स दिए जाते हैं समेटिव में। ओके, so those who gave the answer as summative means you are going on the right track. इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ नॉन ग्रेडेड होता है, रिमेंबर दिस। इट शुड एस्टैब्लिश अ बेस लाइन टू कंपेयर व्हाट अ स्टूडेंट न्यू प्रायर टू अ लेसन एंड व्हाट दे लर्न आफ्टर इन ऑर्डर टू मेजर ग्रोथ, है ना। अगर हमें डायग्नोसिस में देखो, अगर हमें पहले पता है कि स्टूडेंट को ये चीज़ आती है या ये चीज़ नहीं आती, तो ये गैप्स आइडेंटिफाई हो गए। और जब एंड में, जब रिजल्ट में स्टूडेंट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना कि हाँ पहले स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं आती थी और अब हमने फॉर्मेटिव में इस पे वर्क किया,
ठीक है, फॉर्मेटिव फेज पे वर्क किया और एंड में क्या हुआ, हमने वो चीज़ ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। क्लियर? अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, इट इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। समेटिव क्या है, ऑफ लर्निंग। ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, फॉर और ये फॉर है ना, फॉर्मेटिव में फॉर लर्निंग, समेटिव में ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये एंड में हो रही है। ये फोकसेस ऑन द प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये किस पे फोकस करता है, प्रोसेस पे, क्योंकि ये तो ड्यूरिंग द लर्निंग होती है ना, इसीलिए प्रोसेस पे फोकस करता है। और इट फोकसेस ऑन द आउटकम। आउटकम मीन्स व्हाट, रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, एंड में आपने कितने परसेंटेज ऑब्टेन किया, कितने ग्रेड्स आए आपके। मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ongoing feedbacks that can be used by instructors to improve their teaching and by the students to improve their learning. फॉर्मेटिव में दोनों ही इम्प्रूव कर सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट कि हमेशा स्टूडेंट ही इम्प्रूव करेगा, टीचर को भी तो पता चलेगा ना। अगर मान लो टीचर ने मेथड ए अडॉप्ट किया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान लो उस मेथड से नहीं समझ पाए, तो टीचर क्या करेगा, टीचर देखेगा कि नहीं मेरी अप्रोच में कहीं पे गलती है, सो व्हाट द टीचर विल डू, इट विल ट्राई टू अडॉप्ट मेथड बी। ओके, और अगर बी मेथड से स्टूडेंट को समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, यस, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी एंड द टीचर इज ऑल्सो हैप्पी। ओके, सो यहाँ पे समेटिव असेसमेंट में देखो, प्रोवाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। यहाँ पे पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज आ गई है, क्योंकि एंड में तभी तो परसेंटेज आई है ना। अगर नॉलेज है तभी तो स्टूडेंट जाके एग्जाम में परफॉर्म करके आया है। अगेन फॉर्मेटिव में हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टारगेट एरियाज दैट नीड वर्क। टारगेट एरियाज आइडेंटिफाई हो जाते हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। द गोल इज़ टू, यहाँ समेटिव में द गोल इज़ टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड और अ बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, जब आप एक लिमिट सेट कर देते हो ना, जैसे होता है ना एग्जाम्स में कि हाँ 40% वाला ही पास है या 30% वाला ही पास है, ठीक है, या 35%, ठीक है, 35 और 40%, या फिर आप कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है, आप उस अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखते हो। हेल्प फैकल्टीज, फैकल्टीज मीन्स द टीचर्स, ओके, फैकल्टीज मीन्स टीचर्स ओनली, रिकग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग। पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, एंड एड्रेस द प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। उसी वक्त उस प्रॉब्लम का सल्यूशन टीचर निकालता है। और यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। फोस्टर करना मतलब कि इम्प्रूव करना, मतलब बढ़ावा देना, है ना, डेवलपमेंट करना। फोस्टर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट विद इन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। ऑनगोइंग है क्योंकि ये तो ड्यूरिंग द क्लास है, हमने अभी पढ़ा। असेस वेदर द रिजल्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग इवैल्यूएटेड मीट द स्टेटेड गोल्स। मतलब कि ये देखना कि टीचर एंड में क्या देखेगा कि ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पढ़ाई थी और स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेटिव में लो स्टेक्स होते हैं। स्टेक मतलब क्या होता है, रिस्क। तो यहाँ पे लो रिस्क है या लो स्टेक्स है, क्यों? और या फिर इसको ये भी बोल सकते हो कि नो पॉइंट वैल्यू या फिर लो पॉइंट वैल्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करता है, अपनी मिस्टेक्स से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, और उसे रेगुलर फीडबैक भी मिलता है टीचर से कि नहीं यहाँ पे गलती की। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे आप जितनी मर्जी गलती करो, ठीक है, चाहे सारे ही गलत हो जाए आपके, बट यहाँ पे क्या आपके परसेंटेज पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ग्रेड्स मिल ही नहीं रहे। तो इसीलिए यहाँ पे लो स्टेक्स है। और हाई स्टेक्स यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो आपको ग्रेड्स मिलेंगे, परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे अगर आपने गलती की तो वो आपके ग्रेड्स को नीचे लेके जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हाई स्टेक है और हाई पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। पॉइंट से भी आप याद रख सकते हो कि हाई पॉइंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चार्ट समझ लेते हो ना, यहाँ से आपका डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ लेट अस सी द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि क्विजेस क्लास में, ठीक है, गेम्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ये सब डिस्कशंस के थ्रू स्टूडेंट्स सीखता है।
अपनी गलतियों से सीखता है और इम्प्रूव करता है। और जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ पे सिर्फ टीचर ही नहीं सीखता, बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर, दे बोथ लर्न, है ना, दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। एग्जाम्पल्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है? एनुअल एग्जाम्स होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं, ओके, ग्रेड्स दिए जाते हैं। सो हियर इज अनदर पिक्चर फॉर यू, यहाँ पे आप देख सकते हो। डायग्नोस्टिक में क्या है? प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक आप टेस्ट ले लोगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है फाइंडिंग आउट, क्योंकि आप पता करोगे कि प्रॉब्लम है कहाँ। फॉर्मेटिव में ये इन क्लास एक्टिविटी है, प्रैक्टिस वर्क है, रिफ्लेक्ट करते हो आप चीज़ों पे, क्वेश्चन आंसर्स होता है, क्लास में डिस्कशंस होते हैं। और पीयर इवैल्यूएशन, पीयर मतलब क्या होता है? आपके फ्रेंड, क्लासमेट्स होते हैं ना, क्लासमेट या फ्रेंड आप बोल सकते हो। पीयर इवैल्यूएशन मतलब वो लोग देखते हैं कि हाँ, जैसे क्लास में होता था ना कि हम अगर कुछ मान लो टेस्ट लिया है तो टीचर्स क्या करते थे ना, कॉपीज़ एक्सचेंज करा देते थे कि आप इसकी कॉपी चेक कर लो और आपका फ्रेंड आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आप अपने फ्रेंड की कॉपी चेक कर रहे हो। तो पीयर इवैल्यूएशन भी होता है। और टीचर फीडबैक, ऑब्वियसली टीचर फीडबैक के बिना तो टीचिंग कंप्लीट ही नहीं होगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे देखो आप ट्रैक रख रहे हो, यू आर कीपिंग ट्रैक, ठीक है, कि स्टूडेंट किस ट्रैक पे जा रहा है। अगर स्टूडेंट मान लो गोल है कि ये ट्रैक पे जाना है और स्टूडेंट जा रहा है ये ट्रैक पे, तो टीचर क्या करेगा? टीचर का काम है स्टूडेंट को ये ट्रैक से ये ट्रैक ना अपनाकर टीचर क्या करेगा? स्टूडेंट को इस ट्रैक पे लेके आएगा। यस, समेटिव असेसमेंट, यहाँ पे तो आपके टेस्ट्स आ जाते हैं, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, ठीक है, पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस। मीन्स यहाँ पे आप ग्रेड्स याद रख लो बस, ग्रेड्स और परसेंटेज। और यहाँ पे एक वर्ड और था जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एंड, ठीक है। फॉर्मेटिव में क्या था? ड्यूरिंग। डायग्नोस्टिक में क्या था? बिफोर। ओके, इफ यू अंडरस्टैंडिंग इट, वेल एंड गुड। सो we have finished understanding the main three assessments, that is diagnostic, formative and summative. Now let us just understand one or two types of assessment which might be asked in exam, और काफ़ी स्टूडेंट को शायद नहीं भी पता हो कि क्या होता है, बट हम समझ लेते हैं, इट्स क्वाइट ईजी। इप्सेटिव असेसमेंट या इप्साटिव असेसमेंट, ठीक है, एनी वे यू कैन प्रोनाउंस। सो इप्साटिव असेसमेंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्वे or assessment in which the participant is forced to select one option। मतलब कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है, इसीलिए इसे फोर्स्ड चॉइस स्केल भी कहा जाता है। और इप्साटिव जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। इप्सी का मतलब क्या होता है? ऑफ द सेल्फ। मतलब यहाँ पे ना बेसिकली आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे खुद के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है, दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। आप खुद के ही आप अपनी क्वालिटीज़ में देखते हो कि हाँ क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इप्सेटिव असेसमेंट क्वेश्चंस अ पर्सन और कंपेयर्स अ पर्सन विद हिमसेल्फ। ये देखो यहाँ लिखा है ना, विद हिमसेल्फ, मतलब आप खुद को ही देखते हो कि ठीक है कि आप पहले क्या थे और आप अब क्या हो। मान लो कि आप स्कूल में शायद एवरेज स्टूडेंट रहे हो, है ना, आपके 40 मान लो आपके 55 या 60% ऐसे आते थे, ठीक है, और या क्लास 8 में मान लो आपके इतने % आते थे, ठीक है, और आप अब क्लास 10 में आ गए, तो 10 में बोर्ड एग्जाम्स थे तो आप बहुत सीरियस हो गए, तो आपने अच्छे से पढ़ाई की और आपके 80% आ गए। तो आप आप खुद को अपने आप से कंपेयर कर रहे हो ना कि हाँ आप पहले कितना % लाते थे, आप अब कितना ला रहे हो, आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है ना। सो यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनीबडी, बट यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर ओन सेल्फ, है ना, खुद को ही खुद से कंपेयर कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं, मीन्स यहाँ पे आपको क्या किया जाता है? दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है। आपको ग्रुप मतलब सेम कैंडिडेट्स जैसे होते हैं, जैसे कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है? परसेंटाइल स्कोर होते हैं। वो परसेंटाइल का क्या मतलब है कि आपने कितने स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, ठीक है। अगर आपके मान लो 90 परसेंटाइल आए
ठीक है, 90 परसेंटाइल, आई एम नॉट सेइंग परसेंटेज। 90 परसेंटाइल का क्या मतलब है कि आपने 90% स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब आपका कंपैरिजन दूसरों के साथ होता है, ठीक है, दूसरों के साथ होता है, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ पर्सन्स, जितने मर्जी हो सकते हैं, तो उसको कहा जाता है नॉर्मेटिव। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। नॉर्मेटिव असेसमेंट प्राइमरीली measures personality traits that are proven, identifiable and quantifiable, क्योंकि यहाँ पे numbers की बात हो रही है, ठीक है। Normative assessments are most helpful in recruitment and selection. Now commerce students might be knowing recruitment क्या होता है, जब आप candidates को अपॉइंट करने के लिए कोई नोटिस या कोई ऐड वगैरह निकालते हो, है ना, तो वो पॉजिटिव प्रोसेस होता है। बट सिलेक्शन क्या होता है, एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो आप सबको इनवाइट कर रहे हो ना, कि हाँ एप्लीकेशंस इनवाइटेड होती है कि हाँ हर कोई अप्लाई कर सकता है, इसीलिए ये पॉजिटिव होता है। और सिलेक्शन क्या होता है, ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट कर देते हो। क्या करते हो आप यहाँ पे? शॉर्टलिस्ट कर देते हो कैंडिडेट्स को, इसीलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। ऐसे दिस वाज जस्ट फॉर नॉलेज, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर इन डिटेल, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बट इतना याद रखना कि नॉर्मेटिव हमेशा ग्रुप के साथ कंपैरिजन होता है, दूसरों के साथ कंपैरिजन होता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे? जैसे जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, IQ टेस्ट हो गया, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग्स हो गई, शॉर्टलिस्ट जब करते हैं, ठीक है, और ये जो भी आपके सैट वगैरह है ना, ये एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब नॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे जनरल जैसे हमारी थिंकिंग या रीडिंग, रीजनिंग, राइटिंग, मैथ स्किल्स, ये सब को चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, ओके। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नॉर्मेटिव और एब्सेटिव में डिफरेंस क्या है। नॉर्मेटिव मीन्स दैट व्हेन कंपेयर्ड टू द टोटल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के साथ, मैंने बताया था अभी कि नॉर्मेटिव में आपको सबके साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, यस। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, देयर एज दे आइदर परफॉर्म बेटर और पुअर, ठीक है, या तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे या आप पुअर परफॉर्म करोगे। अगर पुअर परफॉर्म कर भी दिया तो आप क्या करोगे, आप इम्प्रूव करोगे, यस, ताकि आप इस स्टेज पे पहुंच पाओ, ओके। एब्सेटिव असेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे व्हेन कंपेयर्ड टू देयर एबिलिटी, खुद से ही कंपैरिजन होता है, जब अपनी ही एबिलिटी को आप कंपेयर करते हो, और व्हेन कंपेयर टू व्हाट दे आर फंक्शनली केपेबल ऑफ, ठीक है, आप क्या चीज़ परफॉर्म कर पाओगे, है ना, आपका कितनी आप में कैपेबिलिटी है या कितनी आप में एबिलिटी है। दे आइदर परफॉर्म बेटर, स्ट्रेंथ, है ना, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो वो आपकी स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली, और अगर पुअर परफॉर्म किया तो वो आपकी वीकनेस है, ठीक है। और हर इंसान में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है, बट जो आपकी वीकनेस है, इफ़ यू वर्क ऑन इट, अगर आप उस पर कंटिन्यूस मेहनत करते हो, एफर्ट्स करते हो, तो यू कैन टर्न योर वीकनेस ऑल्सो इनटू स्ट्रेंथ, यस। So I think with this we come to the end of the topic. I hope I made myself clear. Thank you everybody. If you like the session, do like, share and comment. Okay? And just subscribe my channel. That's Commerce with Nix. You can see it here. Thank you everyone. We'll meet again with a new topic. Till then, keep smiling. Keep learning.